जय हिंद। वेलकम टू विजय पथ एजुकेशन पालनपुर। आप सभी का एक बार फिर से आज की नई क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज मैं क्लास 9 के साथ आपसे जुड़ चुका हूं। एक बार फिर से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें लगातार 2012 से 2024 तक के क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले 8 क्लासेस हमारी हो चुकी है और लगभग हर किसी क्लास में 20 से 25 क्वेश्चन हम लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं। सो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं नेक्स्ट क्लास आपके लिए लेके आया हूं। डेली शाम 8 बजे एचपी टेट के स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल सीरीज चलाई गई है विजय पथ एजुकेशन के द्वारा। तो वो अपना साइकोलॉजी का सेक्शन जो है वो कवर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। सो स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अधिगम आंकलन में नहीं आता है? कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है, कौन सा ऑप्शन है जो इंक्लूड नहीं किया जाता है लर्निंग असेसमेंट में? ये आपको बताना है। तो मेथड ऑफ लर्निंग, एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, नीड ऑफ स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट एरर। तो आपको बताना है कौन सी चीज जो है वो इसमें काउंटर नहीं की जाती है लर्निंग असेसमेंट में। 2017 का ये क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए, इसमें मेथड ऑफ लर्निंग को हम कवर नहीं करते हैं। प्रीवियस क्लास में भी हमने यही पढ़ा था। लर्निंग मेथड जो है वो टीचर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ना कि वो लर्निंग असेसमेंट पर जो है वो प्रॉपर वे में उसको कांसेप्ट को रखा जाता है। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसीई प्रकार के मूल्यांकन के लिए क्या उद्देश्य रखा गया है? यानी कि जो सीसीई है, तो इसमें कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की हम बात करते हैं, या फिर कई बार सीसीए के कॉन्सेप्ट को भी लिया जाता है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। तो उसमें कौन से चीज के लिए जो है वो मेन उसका फोकस रखा गया है? सबसे पहला है हेल्प इन रिमेंबरिंग द मोर स्टडी मटेरियल इजीली, अधिक अध्ययन सामग्री को आसानी से याद करना। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा सामग्री दे दी और कैसे उसको याद करना है, ऐसा सीसीई में नहीं बताया जाता है। नेक्स्ट है अधिक अध्ययन सामग्री को जल्दी याद करने में मदद करना, नहीं, ये भी कॉन्सेप्ट नहीं है। याद रखने के कौशल विकसित करने में नहीं। देखिए, यहाँ पे याद रखने के लिए कोई भी कॉन्सेप्ट को नहीं बताया गया। मेन फोकस जो है सीसीई का वो ये है कि आपकी इवैल्यूएशन किस तरीके से की जाए। कॉन्टिन्यूअस वे, टीचर क्या करेगा, आपको कॉन्टिन्यूअस असेस करेगा, चाहे आपके स्किल्स से हो, चाहे आपके स्पोर्ट्स हो, चाहे आप किसी कल्चर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, किस तरीके से टीचर असेस करना है वो उसका वर्क है। लेकिन आपको उस असेस में पूरी की पूरी 100% परफॉर्मेंस अच्छी देनी है, वो बताता है सीसीई। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है इसके साथ मैच नहीं कर रहा। तो 2013 एंड 14 में क्वेश्चन पूछा जा चुका, ऑप्शन डी जो है उस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य प्रयोग में अन्य चरों का मूल्य शून्य अथवा स्थिर करना कहलाता है। यानी कि अगर वेरिएबल्स को जीरो अगर कांस्टेंट करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। कंट्रोल, ऑब्जेक्टिविटी, यूनिवर्सलिटी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब भी वेरिएबल्स को जो चर आते हैं, 2024 के जून के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे पहले पूछा जा चुका है। तो वेरिएबल जीरो या फिर कांस्टेंट अगर हमें करने हैं तो हमें उसको क्या बोला जाता है, उसको वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिविटी हम उसको बोलते हैं। 2018 में क्वेश्चन आया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के आपके क्वेश्चन रहेंगे। सामूहिक परीक्षण के क्या लाभ हैं? तो बेनिफिट ऑफ मास टेस्टिंग या ग्रुप टेस्टिंग हम जिसको बोलते हैं, आपको बताना है क्या इसके फायदे होते हैं। हाँ, तो ग्रुप में क्या होगा, आपका खर्चा जो है वो कम आएगा, यानी कि पूरे ग्रुप को एक ही बार समझा देंगे तो खर्चा कम आएगा, टाइम जो है वो कम लगेगा। उसके बाद है रिलायबल होता है। हाँ, क्योंकि विश्वास ज्यादा होता है। आप 10 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो 10 में से अगर 5 भी अच्छे ढंग से सीख जाते हैं तो आप बता सकते हैं कि मैंने भी तो इन्हीं को समझाया था, तो आपको समझ क्यों नहीं आया। यानी कि रिलायबल है, बच्चा देख से भी इजीली सीख जाता है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव मार्किंग के लिए भी काफी एक बेहतर प्लान जो है वो ये बनाया जाता है, क्योंकि इससे मार्किंग जो है वो अच्छी की जा सकती है, बच्चे की परफॉर्मेंस देखी जा सकती है, बच्चे की लिसनिंग, उसकी राइटिंग स्किल, उसकी स्पीकिंग स्किल, उसका प्रैक्टिकल वे, सारी चीजों को हम नोट कर सकते हैं। तो यानी कि ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। ये सभी ऑप्शन, तीनों के तीनों ऑप्शन उसके बेनिफिट्स को ही शो कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई परीक्षण जो वास्तविक में मापन करता है, जिसे मापन के लिए वह बना है, वो कौन सा परीक्षण कहलाता है? यानी कि ऐसा टेस्ट
जिससे हम किसी एक वेरीफाइड चीज को हम क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। तो उस टेस्ट को हम क्या बोलेंगे, उसको वैलिडेट बोलेंगे, रिलायबल बोलेंगे, ऑब्जेक्टिविटी बोलेंगे, यूजेबिलिटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो जब भी किसी टेस्ट को हम करते हैं और वो प्रॉपर रिजल्ट पे बिल्कुल खरा उतरता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, वैलिड है, उसकी वैधता जो है वो हम बता सकते हैं। 2019 का ये क्वेश्चन रहेगा और ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक की प्रभाविकता को बढ़ाने के लिए पारंपरिक विश्लेषण पद्धति शिक्षा किसने विकसित की थी? ये आपको बताना है। Who developed the traditional analytical method in education to increase the effectiveness of a teacher? तो ये किस साइकोलॉजिस्ट ने बताया था कि हम इस तरीके से जो है वो काम कर सकते हैं? फ्लेंडर ने, साइमन ने, रिचर्ड ने या फिर रेयोन ने। 2013 का क्वेश्चन है और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो लगातार बारंबार पूछे जाते हैं आपके पेपरों में। तो ये कॉन्सेप्ट था फ्लेंडर का। फ्लेंडर ने बताया था कि हम ट्रेडिशनल एनालिटिक मेथड से एजुकेशन को इफेक्टिवनेस बना सकते हैं ताकि टीचर्स को क्या हो, हेल्प हो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के अध्ययन से सहायता करती है? यहां पे बताया है स्टडीइंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। कौन सी चीज हेल्प करती है? जो कि सबसे बड़ा मेथड है वो है केस स्टडी मेथड। सबसे पुराना भी आप इसको बोल सकते हो, सबसे लंबा मेथड है क्योंकि पूरी हिस्ट्री उसमें चेक करनी पड़ती है। तो स्पेशल नीड चाइल्ड के बच्चों के लिए स्पेशल केस स्टडी मेथड जो है उसका सबसे प्रॉपर ढंग से यूज हम कर सकते हैं। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आप देख सकते हैं 2016 और 2018 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा जो है वो किस तरीके से प्रदान की जाती है? आपको यहाँ पे ऑप्शन जो है वो चूज करना है कि कैसे जो स्पेशल नीडी चिल्ड्रन हैं उनको अगर एजुकेशन देनी है तो आप किस तरीके से उनको एजुकेशन देंगे। तो यहाँ पे अन्य सामान्य बच्चों के साथ या नॉर्मल बच्चों के साथ बिठा दिया जाएगा। स्पेशल नीड का मतलब होता है कि जैसे कोई बच्चा है, उसको कोई मेंटल इशू है, उसको लिखने की उसकी स्पीड कम है, हो सकता है वो फिजिकली डिसेबल हो, तो उसको हम स्पेशल चिल्ड्रन बोलते हैं। तो उसको एजुकेशन अगर देनी है तो हम किस तरीके से दे सकते हैं? क्या नॉर्मल बच्चों के साथ बिठा दिया जाएगा या विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, यानी कि कोई स्पेशल स्कूल होगा और उसमें सिर्फ स्पेशल बच्चे होंगे और कोई स्पेशल ही उसमें टीचर आएगा। विशेष विद्यालयों में स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल स्कूलों में, और या फिर स्पेशल स्कूल होगा और उनके लिए स्पेशल टीचर होंगे। तो देखिए ऑप्शन ये जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ है ये लगभग सेम टू सेम ही, जिसमें स्पेशल एजुकेशन की बात की जा रही है, लेकिन वो राइट टू एजुकेशन से पहले के कॉन्सेप्ट है जहां पे ये बात की गई थी पॉलिसीज में कि एक स्पेशल एजुकेशन के लिए एक स्पेशल टीचर का होना जरूरी है, स्पेशल स्कूल का होना जरूरी है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर हमारे एरिया में एक स्पेशल स्कूल ओपन कर दिया जाए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, उसके स्टाफ से लेके, उसमें बाकी एक्टिविटीज को काउंट करते करते उसमें एक मंथ का जो है वो लगभग 10-12 लाख जो है वो खर्चा निकल के आएगा। तो एक दो बच्चों के लिए, क्योंकि गांव में तो इतने बच्चे होते हैं डिसेबल, ऐसा तो नहीं कि 100 के 100 बच्चे डिसेबल हो गए, नहीं, 100 में से एक या दो बच्चे जो है उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या उनके लिए गवर्नमेंट इतना इनिशिएटिव वो करेगी? गवर्नमेंट करती है, लेकिन एक परफेक्ट कोई लोकेशन वहां पे चूज की है, जैसे हिमाचल में धर्मशाला में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के धर्मशाला में स्पेशल स्कूल बनाया गया है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर कोई बच्चा पालमपुर में रहता है, उसको स्पेशल एजुकेशन देनी है धर्मशाला में, तो उसके लिए वो क्या इम्पॉसिबल, क्योंकि बच्चा पहले से ही मेंटली डिसऑर्डर्ड है, उसके साथ साथ वो हो सकता है वो फ्रैक्चर्ड है, ठीक है, डिसेबल है, फिजिकल डिसेबल है, चला उससे नहीं जाता, तो उसको ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा, ठीक है, उसकी चलो फीस तो गवर्नमेंट नहीं लेगी, लेकिन ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, पेरेंट्स जो है उनको भी प्रॉब्लम आएगी। तो उस केस के लिए हम हर जगह पे स्पेशल स्कूल ओपन नहीं कर सकते। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि गवर्नमेंट ने कहा कि हम इंक्लूसिव स्कूल स्टार्ट करें। इंक्लूसिव स्कूल का मतलब है जहां पे नॉर्मल स्टूडेंट के साथ साथ जो स्पेशल स्टूडेंट है उनको भी इकट्ठा ही पढ़ाएंगे, एक ही छत के नीचे दोनों स्टूडेंट्स को हम इकट्ठा पढ़ा सकते हैं। तो स्पेशल टीचर की भी जरूरत नहीं है, टीचर ऐसा हो जिसको एक स्पेशल ट्रेनिंग अगर हम करा दें तो वो दोनों बच्चों को हैंडल कर सकता है। इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा।
और ये क्वेश्चन 2014 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका क्या तात्पर्य है? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई नीडी चिल्ड्रन है और उसको नॉर्मल बच्चों के साथ अगर पढ़ा दिया जाए तो उसको कौन सी एजुकेशन देते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन देते हैं, जिसको समावेशी शिक्षा बोला जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 2019 में क्वेश्चन जो है वो पहले भी पूछा जा चुका है और ये आपका एक सब्जेक्ट की फॉर्मेशन में भी होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव स्कूल एक बीएड के कंटेंट में सब्जेक्ट भी है, तो पूरी की पूरी उसमें कांसेप्ट जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में ही बताया गया। एसएसए है, राइट टू एजुकेशन एंड डिफरेंट पॉलिसीज हैं, जो आपके रिटार्डेड बच्चे किस तरीके से टीचर को हैंडल करना, सारी चीजें उसमें बताई जाती हैं। ये विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार जो है वो मिलता है। तो किसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो नॉर्मल स्टूडेंट है, चाहे वो डिसेबल है, चाहे वो मेंटली डिसऑर्डर है, चाहे फिजिकल डिसऑर्डर है, सभी टाइप के बच्चों को एक ही जगह पर एजुकेशन देना हमारा अधिकार है, उनका भी अधिकार है और हमारा भी अधिकार है उनको एजुकेशन देना। तो ये किस कॉन्सेप्ट में कहा गया? ये हम बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के बच्चों को टीचर जो है वो पढ़ाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जाती हैं। और जब टीचर को ऐसा लगता है कि बच्चा थोड़ा सा कवर नहीं कर पा रहा, तो उसको प्रॉपर ढंग से उसको रेमिडियल टीचिंग दी जाती है ताकि बच्चा और अच्छे से उन चीजों को रिकवर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, यानी कि जो स्पेशल नीडी चिल्ड्रन है उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो किए जाने चाहिए। तो किस तरीके से होने चाहिए? विद अदर नॉर्मल चाइल्ड, नॉर्मल चिल्ड्रन की के साथ साथ दूसरे विद्यालयों में विशेष। तो देखिए इन सारे ऑप्शंस को कवर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंक्लूसिव जो एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव स्कूल्स हैं, उसमें पहले से बताया जाता है कि अगर हमें एक स्कूल का एक कैंपस अगर बनाना है तो वहां पे हम रैंप बना सकते हैं, लिफ्ट हम लगा सकते हैं, प्रॉपर बच्चों की फैसिलिटीज के लिए हम स्विच बोर्ड जो है वो थोड़े से कम हाइट पे लगा सकते हैं, या फिर उनकी फैसिलिटी के लिए जो है वो पानी के जो कनेक्शंस हैं, वाटर टैप हैं, वो काफी दूर ना हो, नियर हो, और उनके वॉशरूम टॉयलेट्स जो हैं वो साथ में हम अटैच भी करवा सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज जो है वो दूसरे बच्चों की तरह जो है वो एक ही स्कूल में दी जाती है, इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन का ही कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके विद्यालय में एक बच्चे ने प्रवेश किया जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पिछड़ी हुई पृष्ठभूमि या परिवार से संबंध रखता है। आपको यहाँ पे बताया गया कि आप अगर स्कूल के टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, और अगर आपकी स्कूल में एक बच्चे ने एडमिशन लिया जो कि थोड़े बैकवर्ड एरिया से आता है, उसको उतनी चीजों का पता नहीं है, थोड़ा बैकवर्ड एरिया से आता है, तो क्या आप करेंगे? पहले बोला उसे एक ऐसे कक्षा में रखेंगे जहां बहुत से बच्चे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पिछड़ी भूमि से संबंधित हैं, यानी कि उस बच्चे को वहां पे आप एडमिशन देंगे या ऐसे सेक्शन में हम उसको डालेंगे। जैसे 10th क्लास होती तो 10th में 2 या 3 सेक्शन बना दी जाती है स्कूल्स में, क्योंकि 50 या 60 प्लस बच्चे तो हैं वो 10th क्लास में हो जाते हैं। तो वहां पे उन्होंने ये बोला कि अलग अलग सेक्शंस बना देंगे। एक सेक्शन में बिल्कुल हम इंटेलिजेंट बच्चे रखेंगे, बिल्कुल शार्प, और दूसरी में थोड़े से कमजोर बच्चे। तो क्या ऐसा वो करना चाहिए? सेकंड बोला गया एक अध्यापक को भेजकर उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का पता लगाना चाहिए, कि एक स्पेशल टीचर को भेजा और वही उस बच्चे को पढ़ाएगा और वही उससे सारी जानकारी लेगा कि आप क्यों नहीं पढ़ते हो, किस तरीके से आप पीछे रह गए, फैमिली क्यों आपकी सपोर्ट नहीं करी, वो सारी चीजें। थर्ड में बोला गया कि आप उसे सामान्य कक्षा में ही रखेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन भी क्या बोलती है? इंक्लूसिव एजुकेशन बोलती है कि आप बच्चे को नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ाएंगे, नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ाएंगे, और उनके लिए एक स्पेशल फैसिलिटी आप उनको अरेंज करके जो है वो दे सकते हैं। वो स्कूल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये जितने भी क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए ये सारे इंक्लूसिव एजुकेशन से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? Which of the following is not a characteristics of mental retardation? जो मेंटल रिटार्डेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो यहाँ पे बोला कि अगर IQ 25 से 70 होता है तो क्या वो मेंटल रिटार्डेड होगा? नहीं, जरूरी नहीं है।
वो हो सकता है बाकी चीजों में अच्छा हो लेकिन पढ़ाई के मामले में थोड़ा कमजोर हो। धीमी गति से सीखना या फिर क्रियाओं पर जो डेली लाइफ की जो एक्शन है उनको वो फोकस नहीं कर पाता है, तो हम उसको मेंटली रिटार्डेड नहीं बोल सकते। वातावरण के साथ अनुकूलित में कठिनाई, यानी कि प्रॉपर ढंग से एनवायरनमेंट में वो नहीं ढल पा रहा है, अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है एनवायरनमेंट, तो क्या उसको मेंटल रिटार्डेड बोलेंगे। या फिर हम बोलेंगे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है उसमें वो वीक है। तो हाँ, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी कि सारी चीजों में हम वीक नहीं बोल सकते, उसकी कुछ ऐसी कमियां जिसमें वो वीक है तो हम उसको मेंटल रिटार्डेड नहीं बोल सकते। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगर 25 से 70 के बीच अगर इंटेलिजेंस आईक्यू लेवल उसका है तो वो मेंटल रिटार्डेड है, उसके क्योंकि वो प्रॉपर ढंग से नहीं कर पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है। अगर धीमी गति से सीख रहा है चीजों को तब भी वो मेंटल रिटार्डेड है, फोकस नहीं कर पा रहा है। अगर वो डिफिकल्ट हो रहा है उसको अडॉप्ट करने में, एनवायरनमेंट के साथ मैच नहीं कर पा रहा तब भी वो मेंटल रिटार्डेड है। लेकिन इंटरपर्सनल अगर चीजें हैं तो फिर वो अनबैलेंस चीज होगी, वो मेंटल रिटार्डेड के कॉन्सेप्ट के साथ मैच नहीं कर रही, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा SAW, ठीक है, सा को क्या लिखता है, वॉज लिखता है, यानी कि उल्टा लिख देता है, और न्यूक्लियर को अनक्लियर लिखता है और उसके डिफरेंस को वो नहीं समझ पा रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, उसको कौन सी बीमारी है, डिसलेक्सिया है या फिर बर्ड जम्बलिंग डिसऑर्डर है, डिसग्लिसीमिया है या फिर डिसमॉर्फिया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है डिसलेक्सिया, क्योंकि डिसलेक्सिया में बच्चों को अक्षरों की प्रॉपर ढंग से पहचान कई बार नहीं होती है, वो आगे पीछे वर्ड्स को लिख देते हैं। तो ये इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा, जो कि एक लर्निंग डिसऑर्डर है। डिसलेक्सिया मींस लर्निंग डिसऑर्डर, और ये 2013 में 2 बार पूछा गया, उसके बाद 15 में, 17 में, 21 में लगातार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। अभी हाल ही में 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया, कौन सी बीमारी है, कौन सी एक डिसेबिलिटी, कौन सा डिसऑर्डर है वो आपको बताना है। ये 1916 में 2 बार पूछा गया है, 24 में भी पूछा, 23 में भी ये पूछा गया था। पढ़ने से, लिखने से, पढ़ने लिखने दोनों से या फिर गणित से। तो देखिए डिसलेक्सिया जो है वो बेसिकली है रीड करने से, जैसा बच्चा रीड करेगा वैसा ही वो लिखेगा। तो डिसलेक्सिया एक रीडिंग डिसऑर्डर है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। सो ये आज की क्लास के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी। क्लास 9 हमने कवर की, और जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं आप उनको थोड़ा सा प्रॉपर वे में उनको आप नोट्स बनाइए। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपकी पीडीएफ शेयर की जाती हैं। आप अगर हमारा पेड कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि टाइम कम है और पेपर आपका जो है वो आने ही वाला है। तो आपके पास सिर्फ 20-25 दिन है, तो बिल्कुल एक नॉमिनल सा प्राइस हमने रखा है। अगर आप कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो विद इन 500 रुपीज के अंदर अंदर आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट टेट का कोर्स जो है वो करवाया गया है, जिसमें आपके डिफरेंट जो सब्जेक्ट है उनको प्रॉपर वे में एक अरेंजमेंट में हमने उसको करवाया है। चाहे वो आपकी क्लासेस हैं, चाहे वो आपके टेस्ट हैं, चाहे वो फिर आपके मॉक टेस्ट हैं या फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रॉपर एक सीक्वेंस में सारी चीजें करवाई गई है डे टू डे फॉर्मेट में। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी, क्लास को एक बार लाइक आप जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर आप जरूर कीजिएगा। जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के साथ मैं एक बार फिर से नई साइकोलॉजी की क्लास के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।